गुजरात के सूरत में यात्रियों को ले जा रही एक एसी बस में अचानक आग लगने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से झुलस गया। बताया गया कि बस में यह आग एसी का कंप्रेसर फटने से लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी बस को अपनी जद में ले लिया। बीच सड़क लपटों में घिरी इस बस को देखकर वहां से गुजर रहा हर शख्स खौफ से भर गया, जिनमें कुछ तो आग बुझाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बताया गया कि यह बस यात्रियों को लेकर सूरत से सौराष्ट्र जा रही थी, तभी रास्ते में एसी का कंप्रेसर फटने से उसमें आग लग गई, जिसने पहले बस के अगले हिस्से को अपनी गिरफ्त में लिया और फिर कुछ ही मिनटों में पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। बस से उठने वाला काला धुआं भी पूरे इलाके में फैल गया। आनंद फानन में वहां से गुजर रहे ट्रैफिक को रोक दिया गया, मगर कुछ लोग अपनी जान पर खेलकर बस में फंसे लोगों की मदद करते दिखे। ये घटना एक फ्लाईओवर के नीचे हुई, जिसे देखने के लिए सड़क के नीचे और फ्लाईओवर के ऊपर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से इस घटना का वीडियो भी बनाया। बिहार के पटना से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ बदमाशों ने एक गहनों के कारोबारी को गोली मार दी, जिस पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। इसके बाद घटना से गुस्साए लोगों ने हंगामा करते हुए वहां रास्ता जाम कर दिया और भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने बीच सड़क पर आगजनी भी की। सड़क को जैम कर गुस्साई भीड़ ने प्रशासन के खिलाफ खूब नारे लगाए। भीड़ को काबू में करने के लिए वहां पुलिस भी पहुंची और उसने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनकी एक न सुनी और वो पुलिस से बहस करने लगे। लोगों ने बताया कि उनके इलाके में दिन दहाड़े लूट और डकैती की घटनाएं हो रही हैं और आरोप लगाया कि इस घटना में भी बदमाशों ने लूट की कोशिश की। लग रहा है देखने में कि लूट का मामला है, ये बाहर को सामान भी छितराया हुआ था। इस बीच जिस शख्स को गोली मारी गई उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक महिला और उसके 4 बच्चों के शव मिले, जिससे वहां हड़कंप मच गया। वहां के लोगों ने तुरंत ही इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले घटना वाली जगह पर पहुंचे और उन्होंने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान वहां काफी भीड़ जुट गई। बताया गया कि 2 दिन पहले एक परिवार एक कमरे के मकान में किराए पर रहने के लिए आया था। उस परिवार में 4 बच्चे भी थे। ऐसी आशंका जताई गई कि रात के वक्त अंगीठी जलाने से कमरे में धुआं भर गया और उन सभी लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। हालात देख के लगता है कि ये दम घुटने की वजह से। वहीं पुलिस ने इस मामले के सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद जांच की गई तो पता चला कि इस बैग में कुछ नहीं था, लेकिन इसी महीने की 14 तारीख को गाजीपुर फूल मंडी से एक लावारिस बैग में बम बरामद हुआ था। और यही वजह रही कि त्रिलोकपुरी इलाके में मेट्रो पिलर के नजदीक 2 लावारिस बैग मिलने की खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। तुरंत बम निरोधक दस्ते के साथ डॉग स्क्वाड की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और फिर उन बैग की जांच शुरू कर दी गई। लावारिस बैग मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। तब तक ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। आसपास के कई लोग वहां जुट गए। इस बीच जांच में पता चला कि उन बैग में ऐसा कुछ नहीं था जिससे नुकसान हो सके। लैपटॉप है और उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स है। इस बात की जानकारी जैसे ही इलाके के लोगों को हुई, उन्होंने राहत की सांस ली। नौसेना ने INS रणवीर में हुए धमाके की जांच के आदेश दे दिए। एक दिन पहले मुंबई में हुए इस हादसे में 3 नौसैनिक शहीद हो गए थे, जबकि 11 जवान बुरी तरह घायल हो गए थे। और बताया गया कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त युद्धपोत में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। तभी इसके एसी कंपार्टमेंट में गैस भरने के दौरान अचानक धमाका हो गया, जिसमें 3 नौसैनिक शहीद हो गए। एसी के गैस की रिफिलिंग हो रही थी, तभी ये घटना घटी है। तभी इस ब्लास्ट की वजह से 3 सेलर की मौत हो चुकी है, 11 सेलर पूरी से घायल हैं। शुरुआती जांच के बाद नौसेना ने इस हादसे के पीछे कोई साजिश होने से इनकार कर दिया, लेकिन INS रणवीर में हुए धमाके की असल वजह पता करने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया गया, क्योंकि 1986 में नौसेना में शामिल हुआ यह युद्धपोत रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है और ऑपरेशन के वक्त इस युद्धपोत पर 30 अधिकारी और 310 नौसैनिक तैनात रहते हैं। इसके साथ ही ये युद्धपोत कई मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियारों से भी लैस है। यही वजह रही कि मुंबई में मौजूद नौसेना के 3 अधिकारियों ने हादसे की तुरंत जांच शुरू कर दी, जबकि दिल्ली से नौसेना के 3 बड़े अधिकारी भी जांच में शामिल होने के लिए मुंबई रवाना हो गए। ये जांच टीम इस बात का पता लगाएगी कि धमाका तकनीकी कमी की वजह से हुआ या फिर मानवीय भूल थी। पंजाब में सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार पर हुई ईडी की छापेमारी पर सियासी घमासान जारी है। एक दिन पहले 12 अलग अलग ठिकानों पर करीब 23 घंटे तक चले छापों में 10 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त की गई, जिनमें 8 करोड़ रुपए सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह के 2 अलग अलग ठिकानों से बरामद करने का दावा किया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें निशाने पर ले लिया। अभी तो 111 दिन के लिए चन्नी साहब सीएम थे। अगर 5 साल के लिए सीएम रह जाते तो कितने करोड़ रुपए बरामद होते। हालांकि सीएम चन्नी ने एक बार फिर ईडी के छापों को पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश करार दिया।
जद भी दिल्ली पंजाब ते चढ़ के आई है तो पंजाब ने हमेशा जवाब दिता है, इस बार भी पंजाब उसी तरह जवाब देगा। वहीं ईडी के सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान मोहाली की जिस कंपनी में पैसों के संदिग्ध लेन देन का पता चला है, उसमें रेत माफिया के साथ ही सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह भी एक डायरेक्टर हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान करने वाले तौकीर रजा ने अब बटला हाउस एनकाउंटर पर विवादास्पद बयान दे दिया। तौकीर रजा का हिंदू समुदाय के खिलाफ दिया एक भड़काऊ बयान खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद वो एक और विवादास्पद बयान की वजह से चर्चा में आ गए। इस बार उन्होंने दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर पर ही सवाल उठा दिए। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जिसके बाद बीजेपी ने न केवल तौकीर रजा को बल्कि कांग्रेस को भी घेर लिया। तौकीर रजा और सोनिया जी, तौकीर रजा और कांग्रेस पार्टी दोनों की सोच एक समान है। तौकीर रजा का बरेली के एक सम्मेलन में हिंदू समुदाय के खिलाफ दिया गया बयान खूब वायरल हुआ था। बीजेपी ने उसे शेयर करते हुए उन पर हमला भी किया था और बटला हाउस पर विवादास्पद बयान देते ही वो फिर से उसके निशाने पर आ गए। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस पहले भी भिड़ चुके हैं। यह एनकाउंटर 2008 में दिल्ली के जामिया नगर के बटला हाउस इलाके में हुआ था, जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे, जबकि 2 फरार हो गए थे और एक ने सरेंडर कर दिया था। इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर भी शहीद हो गए थे। लेकिन इस घटना के बाद देश भर में काफी हंगामा हुआ था और कई पार्टियों और संगठनों ने इसे फर्जी बताया था। दिल्ली के पास गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक पर विवादास्पद बयान के मामले में केस दर्ज हो गया। उन पर चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने वोटरों को लुभाने के चक्कर में विवादास्पद बयान दे डाला। लोनी में ना अली, ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ जिसके बाद उनके विरोधी और आरएलडी उम्मीदवार ने उनके इस बयान का जवाब उसी अंदाज में दे दिया। अपनी मर्यादा ना लागे कि हमारा नाम भी मदन भैया है। इस बीच चुनाव आयोग सख्त हो गया और बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया गया। लेकिन इसके बाद भी वो अपने बयान पर अड़े रहे। बयान गलत कैसे था? बिल्कुल सही बयान था। इससे पहले योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर आरोप लगा चुके हैं कि उन्होंने लोनी से बाहुबली को टिकट दिया है। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस की कलह फिर खुलकर सामने आ गई। इस बार पंजाब के मंत्री राणा गुरजीत सिंह की पार्टी से निकालने के लिए कांग्रेस के 4 विधायकों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख डाली, जिसमें पंजाब सरकार के मंत्री राणा गुरजीत सिंह पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया गया और दलील ये दी गई कि पंजाब की सुल्तानपुर लोधी सीट से उन्होंने अपने बेटे राणा इंद्र प्रताप सिंह को निर्दलीय चुनाव में उतार दिया, जबकि इस सीट से कांग्रेस ने विधायक नवतेज सिंह चीमा को उम्मीदवार बनाया है। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी में राणा गुरजीत पर फगवाड़ा, जलंधर उत्तर और बांगा जैसी सीटों पर भी कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। हालांकि राणा गुरजीत सिंह ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। लोगों ने उन्हें जाके लेके आए तो और तेरे उल्ट खड़ा किया। इसके साथ ही राणा गुरजीत ने चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को सलाह दी कि पार्टी के जीत के लिए वो लोग मेहनत करें। उत्तर प्रदेश के उन्नाव सदर से बीएसपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया। इसके साथ ही इस मामले में उनके कई समर्थकों पर भी कार्रवाई की गई, क्योंकि आरोप है कि बीएसपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह ने आचार संहिता के उल्लंघन के साथ ही कोरोना नियम भी तोड़े। पुलिस को उन पर यह कार्रवाई तब करनी पड़ी जब उन्होंने अपने समर्थकों के साथ वहां जनसभा की। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई थी। इसके बावजूद देवेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ वहां चुनाव प्रचार किया। लोक प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर है कि इस कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग की टीम ने इस पर एक्शन लिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी इस बात का ऐलान नहीं हुआ है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़ की जनता से राय लेने की बात कही, जहां से वो अभी लोकसभा सांसद हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। वहीं बीजेपी ने अखिलेश के लिए अभी तक विधानसभा सीट तय नहीं होने की वजह बताने में देर नहीं लगाई। अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं। सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। इससे पहले 2012 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव विधान परिषद के सदस्य रहे थे। यूपी के सहारनपुर में 2014 में हुई गुरुद्वारा हिंसा के मामले में आरोपी मोहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर शुरू हुआ घमासान थमता नहीं दिख रहा। बीजेपी तो इस फैसले पर पहले से ही हमलावर है।
और अब सहारनपुर में हुई गुरुद्वारा हिंसा के पीड़ितों ने भी मोहर्रम अली पप्पू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनको समाजवादी पार्टी में शामिल करवाए जाने पर सवाल उठा दिए। इससे ये साबित होता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो दंगाइयों के साथ है। वहीं मामले पर विवाद गर्माता देख मोहर्रम अली पप्पू की भी सफाई सामने आई और उन्होंने हिंसा के मामले में सिख समुदाय के साथ समझौता होने की बात कही। 10 मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे पे लगे थे। योगी जी की सरकार में मुझे सर्टिफिकेट मिला बेगुनाही का। हालांकि उनकी ये दलील सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के सिख समुदाय से जुड़े कार्यकर्ताओं को ही रास आती नहीं दिखी और उनके विरोध में इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद बीजेपी को एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर लेने का मौका मिल गया। और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सहारनपुर में सिख समुदाय के कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बहाने उन पर हमला बोला। दंगा कराओ, लोगों को भड़काओ, वोट पाओ, इस राजनीति के लिए उन्होंने इस्तकबाल किया है मोहर्रम अली पप्पू का। वहीं खुद पर हमले तेज होते देख मोहर्रम अली पप्पू ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साबित करने की चुनौती दे डाली। मैंने किसी समाज के किसी आदमी को गाली दी या मैं वहां था, ये साबित कर दे तो अपना गला अपने हाथ से काट लूं। हालांकि पुलिस उनकी इस दलील से इत्तेफाक नहीं रखती। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो अब भी हिस्ट्री शीटर हैं और उन पर करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पंजाब के बाद गोवा में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चेहरे का ऐलान कर दिया। एक दिन पहले पंजाब में भगवंत मान को आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम कैंडिडेट घोषित किया था, जिसके अगले ही दिन अमित पालेकर को गोवा के लिए पार्टी ने अपना चेहरा चुन लिया। और इसका ऐलान होते ही अमित पालेकर ने अरविंद केजरीवाल के पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनके नाम की घोषणा की। अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। पार्टी की तरफ से ये मौका मिलते ही अमित पालेकर ने गोवा के लोगों से कई वादे कर डाले। एक चान्स दिवन पळयात, तुमका दाखयता आम्ही की गोय कशे बदलतले। अमित पालेकर पिछले साल अक्टूबर में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। यूपी के अलीगढ़ में पर्चा दाखिल करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेताओं की पुलिस से बहस हो गई। एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जफर आलम अपने कुछ समर्थकों के साथ पार्टी दफ्तर से कलेक्ट्रेट के लिए निकले थे, लेकिन जब उनके काफिले को रोका गया तो हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने नियमों का हवाला देकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और उनके प्रस्तावकों को कलेक्ट्रेट के अंदर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन जब पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरीश यादव ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया, जिससे वो भड़क गए और ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों से बहस करने लगे। अगर भाजपा के लोगों ने आपको अंदर चले जाने दिया तो आपका शुभ नाम कैसे होगा? मेरा नाम एसपी सिंह। इससे पहले वहां अखिलेश यादव के समर्थन में खूब नारे भी लगाए गए। बाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जफर आलम ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। पंजाब में बीजेपी और सहयोगी पार्टियों के बीच सीटों पर सहमति बनने की खबर है। सूत्र बता रहे हैं कि सीट बंटवारे के इस नए फॉर्मूले में बीजेपी पंजाब की 117 सीटों में 60 से 62 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी को 38 से 40 सीटें दी जा सकती हैं। इसके अलावा सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल संयुक्त को 10 से 12 सीटें दी जा सकती हैं, जबकि बैंस ब्रदर्स की लोक इंसाफ पार्टी 2 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बेंगलुरु एयरपोर्ट के नजदीक आसमान में हाल ही में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब इंडिगो एयरलाइंस के 2 विमान उड़ान भरने के बाद हवा में इतने करीब आ गए थे कि उनके बीच टक्कर हो सकती थी। ये घटना इसी महीने की 7 तारीख की बताई गई और इनमें एक विमान बेंगलुरु से कोलकाता के लिए तो दूसरा 5 मिनट के बाद बेंगलुरु से भुवनेश्वर के लिए उड़ा था। लेकिन खबर है कि एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारियों और रडार पर निगरानी रखने वाले कर्मचारियों के बीच किसी गलतफहमी की वजह से ये नौबत आ गई थी, जिसके बाद देश में विमानों का संचालन संभालने वाले डीजीसीए ने इसकी जांच के आदेश दे दिए। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई। खबर है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर नजर रखने और उससे जुड़ी खुफिया जानकारी साझा करने के लिए चीन की सेना और पाकिस्तान की सेना के बीच हॉटलाइन सेवा शुरू करने की तैयारी है। हॉटलाइन टेलीफोन की तरह होता है, लेकिन उसमें बात करने के लिए कोई नंबर डायल नहीं करना होता है, बल्कि रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ फोन लग जाता है और इसे 2 देशों के बीच कम्युनिकेशन के सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। और हॉटलाइन पर होने वाली बात को रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता, जिसका मतलब यह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों को ही अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ी जानकारियां लीक होने का खतरा लग रहा है। इसलिए दोनों देशों की सेनाएं आपस में हॉटलाइन सेवा शुरू करने की तैयारी में है। खबर यह भी है कि पाकिस्तान में इस हॉटलाइन का सेटअप इस्लामाबाद में किया जाएगा, जबकि चीन की सेना के लिए खुंजरा पास, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बॉर्डर क्रॉसिंग मानी जाती है, वहां हॉटलाइन का सेटअप किया जाएगा।